हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे एडिटेरिया बीपीएससी टेस्ट सीरीज 6 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सह अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या है? एक नंबर में है उच्च जनसंख्या दबाव, दो में है क्षेत्रीय असमानता, तीन में है उच्च औद्योगिक रोजगार, चार में है गरीबी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक, दो और चार। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय असमानता के प्रमुख कारण क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यों के बीच आय और विकास का असमान बंटवारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी और जीएनपी के बीच सबसे अच्छा अंतर बताता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीएनपी में विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल होती है, जीडीपी में नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आय विधि, साधन आय का योग, व्यय विधि, अंतिम खर्चों का योग, उत्पादन विधि, मूल्यवर्धित दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय से बाहर रखा गया है? एक में है पेंशन का भुगतान, दो में है पुरानी वस्तुओं की बिक्री, तीन में है अवैध गतिविधियों से होने वाली आय, चार में है गृहिणियों की सेवाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक, दो, तीन, चार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण के माप के रूप में जीडीपी की एक सीमा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह आय वितरण को ध्यान में नहीं रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कृषि ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। दो में है, जीडीपी में इसका हिस्सा समय के साथ बढ़ा है। तीन में है, यह उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक और तीन। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति, सीसीईए। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में रोजगार ज़्यादा होने के बावजूद जीडीपी में इसका योगदान कम होना यह दर्शाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रतियोगिता, एक जैसे उत्पाद और अनेक खरीदार या विक्रेता, एकाधिकार, कोई निकट विकल्प न होने वाला एकमात्र विक्रेता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, विभेदित उत्पाद, अल्पाधिकार, कुछ बड़ी कंपनियां बाजार पर हावी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंकिंग द्वितीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न, तृतीयक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, तृतीयक क्षेत्र अमूर्त सामान बनाता है। दूसरा कथन है, यह सीधे प्राकृतिक संसाधनों को निकालता है। तीसरा कथन है, यह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों को सहारा देता है। उपरोक्त दिए गए कथनों में कौन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक और तीन। अगला प्रश्न है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना किस विशिष्ट सलाहकार निकाय की सिफारिश पर की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि नियोगी समिति। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति से तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कराधान और व्यय के संबंध में सरकार की नीति। अगला प्रश्न है, मंदी के दौरान सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से किस लिए करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुल मांग को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य है? पहला है नीति बनाना और सलाह देना, दूसरा है वित्तीय संसाधनों का बंटवारा, तीसरा है नवाचार को बढ़ावा देना, चौथा है विकास कार्यक्रमों की निगरानी करना। इसमें से सही उत्तर को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक, नीति बनाना और सलाह देना,
3 नवाचार को बढ़ावा देना। चौथा है विकास कार्यक्रमों की निगरानी करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग द्वारा बढ़ावा दिए गए प्रतिस्पर्धी संघवाद को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निवेश आकर्षित करने और शासन में सुधार करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजकोषीय नीति का निर्धारण करना। ये काम नहीं है आरबीआई का। अगला प्रश्न है पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत जिसे हाल ही में एक समर्पित भुगतान सुरक्षा तंत्र प्राप्त हुआ, भारतीय शहरों में कितने इलेक्ट्रॉनिक बसों की तैनाती का प्राथमिक लक्ष्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10,000 ई बसें। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है स्वास्थ्य के संकेतक के तौर पर जीवन प्रत्याशा का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है आय मापने के लिए केवल जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 और 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कृषि में मौसमी बेरोजगारी आम बात है। दूसरा कथन है संरचनात्मक बेरोजगारी कौशल के बेमेल होने के कारण पैदा होता है। तीसरा है परिच्छन बेरोजगारी दिखाई देती है और इसे आसानी से मापा जा सकता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। भारत के योजना आयोग के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 3। आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी जाती थी। अगला प्रश्न है गरीबी रेखा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। नंबर 1 गरीबी रेखा उपभोग व्यय पर आधारित होती है। नंबर 2 यह देशों और समय के अनुसार बदलती रहती है। नंबर 3 इसमें केवल भोजन की आवश्यकताएं शामिल होती है। इनमें से कितने कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को बिना किसी संपार्श्विक या गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान करती है। दूसरा है यह योजना राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष 100 संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों पर लागू होती है। तीसरा है जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख तक है उन परिवारों के छात्र 10 लाख तक के ऋण पर 3% का ब्याज छूट के पात्र है। यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे एक डिजिटल पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है और इसमें भुगतान ई वाउचर के जरिए किया जाता है। इनमें से कितने कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए उच्च विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक स्थिरता में सुधार करता है। कारण ये बाहरी झटकों को और मुद्रा के उतार चढ़ाव को संभालने में मदद करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है जनता के पास मुद्रा। दूसरा कथन है बैंकों के पास मांग जमा डिमांड डिपॉजिट्स। तीसरा कथन है बैंकों के पास समय जमा टाइम डिपॉजिट। इनमें से कौन सा भारत में व्याप्त धन M3 में शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और तीनों सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी EP1 EPI FDI की तुलना में अधिक स्थिर होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है विश्व बैंक दीर्घकालिक विकास सहायता प्रदान करता है। दूसरा कथन है IMF अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा कथन है WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तीनों। अगला प्रश्न है बुनियादी ढांचों और औद्योगिक सुधारों पर बनी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है विवेक देवराय समिति 2015 ने अलग रेल बजट को समाप्त करने और रेलवे परिचालन में
निजी क्षेत्र के प्रवेश की सिफारिश की थी। दूसरा कथन है, रतन वाटल समिति 2016 की स्थापना भारत में डिजिटल भुगतान परिस्थिति तंत्र का मजबूत करने के लिए एक मध्यमकालिक रणनीति सुझाने हेतु की गई थी। तीसरा कथन है, विनिवेश पर सी रंगराजन समिति 1993 ने सिफारिश की थी कि सरकार को केवल रणनीतिक प्राकृतिक वाले उद्योग में ही 51% हिस्सेदारी अपने पास रखनी चाहिए। उपरोक्त कथन से कौन सा सही है? उपरोक्त कथनों में कौन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। IRDAI भारत में बीमा क्षेत्र को विनियमित करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स एक बेंचमार्क इंडेक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 एक बेंचमार्क इंडेक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से औसत युग्म की पहचान करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से औसत युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ वर्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से औसत युग्म की पहचान कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2000। अगला प्रश्न है, पीएम सूरज पोर्टल जो हाल ही में अपने संवितरण लक्ष्यों को पार करने के कारण चर्चा में था, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वंचित समुदायों के उद्यमियों को ऋण सहायता और प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति को कम कर देती है। दूसरा कथन है, अपस्फीति के कारण कीमतों में गिरावट आती है। तीसरा कथन है, मुद्रास्फीति हमेशा उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाती है। इनमें से कितने कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक अवधारणा है, दूसरी तरफ विवरण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गिनी गुणांक यह किसी जनसंख्या में आय और समानता के स्तर को मापता है। लॉरेंज वक्र आय या धन वितरण का ग्राफिकल निरूपण करता है। जीडीपी डिफलेंटर यह जीडीपी पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को मापता है। मानव विकास सूचकांक यह मानव विकास के प्रमुख आयामों में किसी देश की औसत उपलब्धियों को मापता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, हस्तांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं, तब उसे चालू खाता घाटा कहते हैं। कारण, चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं की, सेवाओं तथा पूंजी का अधिक आयात करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, उच्च राजकोषीय घाटा का कारण बन सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति दबाव। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जीडीपी मूल्यह्रास शामिल है, एनडीपी मूल्यह्रास शामिल नहीं है, जीएनपी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल है, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे ज़्यादा जोखिम पैदा कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुत ज़्यादा अल्पकालिक बाहरी कर्ज। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट बैंक और लघु वित्त बैंक बनाने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नचिकेत मोर समिति। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में और सूची 2 में मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेपो रेट आरबीआई बैंकों को उधार देता है। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बैंकों से उधार लेता है। आरबीआई बैंकों से उधार लेता है। सीआरआर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता है। एसएलआर यह बैंकों को ब्याज मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मौद्रिक नीति समिति आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत स्थापित 6 सदस्यीय वैधानिक निकाय है। अगला कथन है,
आरबीआई का गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मौद्रिक नीति समिति आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत स्थापित 6 सदस्यीय वैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है, आरबीआई का गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अगला कथन है, समिति के निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और मत बराबर होने की स्थिति में गवर्नर के पास कोई निर्णायक मत नहीं होता है। चौथा, मौद्रिक नीति समिति का प्राथमिक उद्देश्य विकास का लक्ष्य का ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। इसमें से सही को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, जीडीपी डिफलेटर को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक माप माना जाता है क्योंकि यह घरेलू स्तर पर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली परिवर्तनों को ध्यान में रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8% से 7.2% के बीच रहने की उम्मीद है। अगला कथन, निजी उपभोग और निवेश वृद्धि के मुख्य चालक है। अगला कथन है, वैश्विक व्यापार उदारीकरण विश्व स्तर पर मजबूत हो रहा है। इनमें से सही कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 और 3। इसका सही जवाब है 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारत की सांकेतिक जीडीपी वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग कितनी हो गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 357 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिकथन और कारक पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। कथन है राजकोषीय नीति समष्टि आर्थिक स्थिरता का एक प्रमुख आधार के रूप में कार्य करती है। कारण है पिछले 5 वर्षों में राजकोषीय घाटा लगातार कम हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए सत्य है, आर असत्य है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत का चालू खाता घाटा कितना था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 0.8%। अगला प्रश्न है, भारत की औसत महंगाई दर अप्रैल-दिसंबर 2025 में थी। ऑप्शन सी 1.7%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्ट्रेशन 62.5% की CAGR से बढ़ रहे हैं। अगला कथन है, कोयले की आयात तेजी से बढ़ रहा है। कौन सी कथन सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रभावी पूंजीगत व्यय बढ़कर कितना हो गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2.7% से 4%। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उच्च शिक्षा में भारत का सकल नामांकन अनुपात GER बढ़कर हो गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 29.5%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत का आयात कवर 11 महीने से अधिक है। दूसरा कथन है, जीडीपी के अनुपात में बाहरी ऋण घटकर 20% से नीचे आ गया है। तीसरा है, वित्त वर्ष 2015-16 के बाद से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 गुना से भी अधिक हो गया है। इनमें से कौन से कथन सत्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का कौन सा स्थान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में 3 कर्तव्यों पर विचार करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला आर्थिक विकास, दूसरा क्षमता निर्माण, तीसरा समावेशी विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है जीएसटी का सरलीकरण, दूसरा है श्रम संहिताओं की अधिसूचना, तीसरा है अनुपालन के बोझ में कमी, चौथा है गुणवत्ता नियंत्रण निर्देशों को बंद करना। कौन से केंद्रीय बजट 2026-27 के रिफॉर्म एक्सप्रेस में शामिल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार बायोफार्मा शक्ति योजना के परिव्यय अगले 5 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपये है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10,000 करोड़। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव को रखा गया है। पहला है
₹10,000 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड। दूसरा है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का शुद्धिकरण। तीसरा है कारपोरेट मित्र पहल। ये कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीनों। 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर के बारे में विचार करें। पहला है 2030 तक 2 मिलियन प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी। दूसरा है 15,000 स्कूलों में लैब्स स्थापित की जाएगी। तीसरा है सिर्फ IIT का सहयोग शामिल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है शुल्क मुक्त समुद्री भोजन इनपुट की सीमाएं बढ़ाकर 3% कर दी गई। दूसरा है लिथियम आयन बैटरी इनपुट को छूट दी गई। तीसरा है व्यक्तिगत आयात शुल्क घटकर 10% कर दिया गया। कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, तीनों सत्य है। अगला प्रश्न है, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत के वित्तीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। दूसरा है भारत में संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र का नियमन सेबी का दायित्व है। तीसरा है विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि की भी उदारीकरण के कारण भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमान मिल गई है। कौन से कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 3। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमियों के लाभ पर लगाए जाते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य है आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की प्राप्ति करना। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम ए बटे कुल जनसंख्या, जहाँ ए है राष्ट्र की आय। अगला प्रश्न है, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। इनमें से विषम चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में समिति है, सूची 2 में विषय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भंडारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या नीति, रंगराजन समिति, कर सुधार, राजा चलिया समिति, भुगतान संतुलन। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मित्तल द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। अगला प्रश्न है, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग कम हो जाए तो इस कीमतें घटती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुद्रा अपस्फीति। अगला प्रश्न है, साधन लागत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग का प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को धारण लागत कहा जाता है। अगला कथन है, साधन लागत में सरकार की भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, परंतु अनुदान को शामिल नहीं किया जाता है। इनमें से असत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में कौन सी उद्योग कोर इंडस्ट्री में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कपड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, व्यापार शेष में दृश्य एवं अदृश्य सेवाएं सम्मिलित होती है। दूसरा है, चालू खाता शेष में केवल दृश्य वस्तुएं या व्यापारिक वस्तुएं सम्मिलित होती है। इनमें से असत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में सामान्य उत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। उपरोक्त नियम सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये से बाजार नियम से है, से का बाजार नियम। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें।
पहला है केंद्रीय नियोजन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया। दूसरा है 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर अर्धशीर दलाल थे। तीसरा 1945 ईस्वी में श्री एम राय ने जन योजना बनाई थी। उपरोक्त कथन में कितने कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाती है? अगला प्रश्न है फिलिप वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर। अगला प्रश्न है तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी M1 M2 M3 M4। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मार्शल। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उद्योगों को 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। दूसरा कथन है प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर उधारी की आवश्यकता इंगित करता है। इसमें से औसत कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा उपकरण मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण का भाग नहीं है? पहला है सीमांत आवश्यकता, दूसरा है साख की राशनिंग, तीसरा है वैधानिक तरलता अनुपात, नैतिक प्रभाव, खुले बाजार की क्रियाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रीय प्रायोज्य आय की गणना करने के लिए शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त चालू अंतरण का निवल राष्ट्रीय उत्पाद से बाहर रखा गया है। दूसरा है कर भुगतान में वृद्धि से जनता की व्यक्तिगत प्रायोज्य आय घट जाती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है एक तरफ संस्था या बैंक है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित है? भारतीय औद्योगिक बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। उपरोक्त में से कितने युग्म सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तीनों सत्य। अगला प्रश्न है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक नंबर में है जनता के पास मुद्रा, दूसरा है बैंकों के पास मांग जमा डिपॉजिट या डिपॉजिट्स, तीसरा है बैंकों के पास समय जमा टाइम डिपॉजिट्स। इनमें से भारत में व्याप्त धन M3 में शामिल है। M3 में कौन शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का किस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1955। अगला प्रश्न है कथन वाला। कथन ये राज्य सरकार द्वारा भारतीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों के खरीद भंडारण धुलाई और थोक आवंटन के कार्य किया जाता है। कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं की इंगित करता है। दूसरा है प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान की ओर छोड़कर उधारी की आवश्यकता इंगित करता है। इनमें से असत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है साधन लागत पर NNP डैश के बराबर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है दिवाला और शोधन व क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है शोधन व क्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दूसरा है दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां ठेकेदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। तीसरा है शोधन और क्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है।
चौथा है भारतीय दिवाला और शोधन व क्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन व क्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेवार नियामक निकाय है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 4। अगला प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, M विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। अगला कथन है, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। अगला कथन है, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। अगला कथन है, उसका महत्व इस तथ्य को प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, SVS राघवन समिति। अगला प्रश्न है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली की घोषणा की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनियन बजट 1992-93। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? पहला है विकास, दूसरा है आधुनिकीकरण, तीसरा है आत्मनिर्भरता, चौथा है साहित्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरकरिया आयोग, केंद्र राज्य संबंध। सी, रंगराजन समिति, गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारक समिति, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। नरसिम्हन समिति, बैंकिंग क्षेत्र सुधार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना की विधि नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ह्रासमान लागत विधि। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? इसका सही जवाब है IMF। अगला प्रश्न है, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट 2005-06। अगला प्रश्न है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, केवल एक, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा आर्थिक पूंजी संचयन करने को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सारनाथ में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई। अगला कथन है, इस प्रदर्शनी का शीर्ष प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्तियों के अवशेष रखा गया है। तीसरा कथन है, ये अवशेष वर्ष 1898 में विलियम क्लेटन पोप्पे द्वारा उत्तर प्रदेश के पिपरहवा स्तूप में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। इसमें से सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 और 3। अगला प्रश्न है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस संदर्भ में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त एक से अधिक। महमूद गजनवी आक्रमण के सहस्त्राब्दी के अवसर पर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर सोमनाथ मंदिर के प्रथम निर्माण के 350 वर्ष पूरे होने पर। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने हाल ही में आधार का आधिकारिक शुभंकर मैस्कोट का उदय लॉन्च किया। इसे किसने डिजाइन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुण गोकुल। अगला प्रश्न है, जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन पहल के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। पहला है, वस्त्र मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी में जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन प्रारंभ किया गया। दूसरा कथन है, इसके तहत 100 जिलों को वैश्विक निर्यातक और 100 जिलों को आत्मनिर्भर केंद्र बनाने का लक्ष्य है। अगला 3 नंबर, जिलों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, विजेता जिले और आकांक्षी जिले। उपरोक्त में कितने कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीनों। अगला प्रश्न, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संबंध में औसत कथन का चयन करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका अल्पकालिक लक्ष्य वर्ष 2027 तक बाल विवाह की व्यापकता की 10% कमी लाना। अगला प्रश्न, महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अक्का पडे योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न, देश का पहला राष्ट्रीय जनजातीय चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न, मन की बात के 129वें एपिसोड में किस स्थान में मिले 3 बौद्ध स्तूपों का जिक्र किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जेहनपोरा, कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंडमान सागर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हाल ही में किस राज्य ने पेशा प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून 1996 की नियमावली को आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशंस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उच्च शिक्षण संस्थान के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित करने की सलाह दी गई। दूसरा दूसरा है, संस्थान के प्रमुख अध्यक्षता में एक समिति बनेगी जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। तीसरा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना यूजीसी अधिनियम 1955 के तहत की गई। सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, पैक्स सिलिका पहल के मुख्य उद्देश्यों में निम्न में क्या सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्वांटम कंप्यूटिंग। अगला प्रश्न, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह वैश्विक सूचकांक है जिसे पहली बार जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया। दूसरा है, यह सूचकांक किसी देश की सफलता को 10 आधार पर मापता है। वह देश अपनी नागरिकों, पर्यावरण और पूरी दुनिया के प्रति जिम्मेदार है। अगला है, इसे भारत द्वारा लॉन्च किया गया। सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, व्हील फॉर पीस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ब्रिक्स प्लस देशों के बीच आयोजित हुआ एक सैन्य अभ्यास है। दूसरा है, भारत इसमें हिस्सा लिया। इनमें से सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, आईएनएस सागर ध्वनि किस प्रकार का जहाज है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्र विज्ञान पोत। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन स्वदेश क्यों चलाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त करने वाली महिला अधिकारी कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हंसजा शर्मा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने में पहला देश बन गया है, दुनिया में पहला देश बन गया है। दूसरा है, भारत का पहला व्यावसायिक बायो बिटुमेन संयंत्र पानीपत, हरियाणा में स्थापित किया गया। और सत्य कथन चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2, सभी सत्य है। अगला प्रश्न, द डस्ट एक्सपेरिमेंट किस रॉकेट से भेजा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, PSLV C-58। अगला प्रश्न है, मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट आशा वैन किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई सेवा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के पेशेवरों और व्यापारियों के लिए EB4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है, देश द्वारा बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को भारतीय बीमा कंपनियों में भी हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय 100% हिस्सेदारी। भारतीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IREDA की सहायक कंपनी द्वारा किस देश को और परियोजना के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी लोन स्वीकृत किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जाम्बिया। अगला प्रश्न है, बिहार में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र के लिए डोजियर तैयार किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कालाजार। रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ समिति का गठन किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण। इसका सही जवाब है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। अगला है, डैश ने बिहार के पहले डैश सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, IIT पटना परमसरुद्र। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर कितनी हो गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 76,490। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अपने कलेक्ट्रेट के कामकाज में पूरी तरह से डिजिटल या पेपरलेस बनाने वाला पहला जिला मधुबनी बना। दूसरा है, यह बदलाव बिहार के E-ऑफिस मिशन के तहत किया गया। इनमें से सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला सवाल कथन और निष्कर्ष से है। कथन है,
जूली देवी को गणतंत्र दिवस 2026 में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। रीज़न है, यह आशा कार्यकर्ता और केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित कर रही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला बस पिंक चालक कौन बनी? बिहार की पहली महिला पिंक बस चालक कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रागिनी कुमारी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 में निम्न में किन राज्यों में समर्पित रेल अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुभांशु शुक्ला को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन का प्रतिष्ठित इंडिया ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीनी ताइपे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, LK बालासुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को 33 वर्षों के बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। 141 से 150 तक मैथ का क्वेश्चन है। 141 का आंसर है ऑप्शन ए। 142 का आंसर है ऑप्शन डी। 143 का आंसर है ऑप्शन ए। 144 का आंसर है ऑप्शन बी। 145 का आंसर है ऑप्शन सी। 146 का आंसर है ऑप्शन ए। 147 का आंसर है ऑप्शन बी। 148 का आंसर है ऑप्शन ए। 149 का आंसर है ऑप्शन बी। 150 का आंसर है ऑप्शन डी। तो आज का ये टेस्ट सीरीज का यहाँ तक सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम अगले टेस्ट सीरीज में मिलते हैं।